छोटे शेयर ऊंची छलांग, और इसमें उन शेयरों से शुरुआत करेंगे जहां पर कि हमारे दर्शकों के सवाल सबसे ज़्यादा हैं। एमआई अग्रवाल जी का सवाल है, एसबीआई कार्ड पर 862 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं। मानस सर, इन्होंने क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए, एसबीआई कार्ड में भी अभी तक का ट्रेंड नेगेटिव है। अगर आप देखें तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। आज एक जो सपोर्ट था वो स्टॉक ने ब्रीच किया है। ऐसा हो सकता है कि 660 के लेवल्स को ब्रीच करके 630 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करे। तो फिलहाल के लिए तो दूर रहिए, खरीदारी नहीं करनी है। और आपने जो लॉन्ग पोजीशन बना रखी है उसमें 669 के स्टॉप लॉस जरूर लगाए। फ्रेश खरीदारी 710 रुपए के ऊपर ही करेंगे। जी, अगला सवाल है सर, यहाँ पर विमल जैन सर, गुड मॉर्निंग करते हैं सर। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप सवाल भी पूछें, अगर आपके सवाल हैं और अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गुड लक। अंबर सिंघा जी का सवाल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर क्या करना चाहिए सर? इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 53 रुपीज़ के प्राइस के। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी कुछ दिन पहले 46 रुपीज के आसपास के लोज बने थे। उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी गया, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन नहीं कर पाया। वहां पर फिर से लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। तो जो पिछला लो था वो केवल आई थिंक 47 रुपीज के आसपास के प्राइस थे। तो वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल के लिए पोजीशन में बने रहिए, लेकिन देखिए स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 58 रुपीज के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है और उस केस में आपको 67 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए 47 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्ट्रक्चर वीक लगता है। जी, अंकित जी का सवाल है, सर इनके पास जमुना ऑटो के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 126 के प्राइस के, अभी क्या करें? और खरीद सकते हैं क्या? एवरेज कर सकते हैं? देखिए, नहीं, अभी नहीं खरीदारी करनी है। यहाँ पर कोई भी साइन रिवर्सल के नहीं है। 150 रुपए से लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं। और अभी ध्यान रखना ये है कि 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। मेरे ख्याल से ये तो काफी समय के बाद अक्टूबर 2020 के बाद स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो बिल्कुल खरीदारी ना करें। कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 94 रुपीज के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको शायद 82 रुपीज तक के भाव ये स्टॉक दिखा देगा। जी, सुमित साहू जी का सवाल है, सर मुंजाल ऑटो पर इनके पास 110 पे 200 शेयर पड़े हुए हैं मुंजाल ऑटो के, सर क्या करें? होल्ड करें? तो देखिए, अब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला तो है। आज कल भी लास्ट सेशन में भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था और आज भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक प्राइस सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक प्राइस का पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 96 रुपीज के नीचे स्टॉक जाएगा तभी आपको निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना है। पोजीशन में बने रहना है और खरीदारी फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 110 रुपए के ऊपर निकले। बट फिलहाल के लिए 96 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनका अकाउंट है गॉड इज़ ग्रेट। बिल्कुल सर, लेकिन आप अपना नाम भी लिख दीजिए। बोल रहे हैं कि मैं आपका शो रोज़ देखता हूं, आपके शो देखकर ही मार्केट में आया हूं। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि हम आपको प्रॉफिट भी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको सही जानकारियाँ देने की कम से कम कोशिश तो ज़रूर करेंगे। ये बोल रहे हैं कि सर इन्होंने IOC के कुछ शेयर लिए हुए हैं 171 के, और टाटा स्टील के कुछ शेयर लिए हुए हैं 156 रुपये के। 3 से 6 महीने का विजन है, क्या करें सर? देखिए, आईओसी में तो जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उसमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। आईओसी तो 185 रुपए से गिरना शुरू हुआ था। 130 रुपए के आसपास के लोज स्टॉक ने बनाए हैं, लेकिन अभी भी कोई रिवर्सल का साइन नहीं देखने को मिला है। लेकिन मेरा समझना ये है कि अगर आपका आउटलुक मीडियम टर्म का है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखें तो जो रिस्क है वो काफी कम है। मेरे ख्याल से अगर हम एक वर्स्ट सिचुएशन लेके चले आईओसी के लिए टेक्निकली, तो शायद वो 115 114 के लेवल्स को टच कर सकता है। ऊपर की तरफ अगर 145 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो फिर से 180 रुपए 185 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बने रह सकते हैं। इतना आपने वेट किया तो 114 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रह सकते हैं। टाटा स्टील में मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 100 वीक मूविंग एवरेज है यहाँ पर 135 और 132 रुपए की रेंज में। तो 132 रुपए के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील में भी बने रहिए। 150 रुपए के ऊपर ही स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, लेकिन तो 150 रुपए के ऊपर 170 तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए स्टॉप लॉस 132 रुपए के नीचे लगाना है। बिल्कुल। आज मैं बता दूं 11:30 बजे हम एक खास सेगमेंट शुरू करेंगे स्टॉक एक्सरे पर। स्टॉक एक्सरे हम रोज करते हैं, लेकिन उस सेगमेंट में हम आज बात करेंगे FIs की,
कि एफआईज कर क्या रहे हैं, कौन से सेक्टर, कहाँ पर क्या खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ पर बेच रहे हैं, उस पर विस्तार से बात करेंगे। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो डेटा होगा वो डिस्कस किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दर्शकों के सवाल अभी बहुत सारे हैं। पल्लव दास जी का सवाल है, डॉक्टर रेड्डी किस लेवल पर बाय करना चाहिए सर? तो देखिए, अभी तो नहीं बाई करना है क्योंकि स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। अब देखिए, दो इस तरह आपको ध्यान रखना है, या तो 1260 रुपए के ऊपर निकले तब खरीदारी करनी, उससे पहले खरीदारी ना करें। और नीचे की तरफ 1150 के आसपास अगर सपोर्ट ले, वहां पर आपको दिखना चाहिए, बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तब वहां पर खरीदारी करें, क्योंकि 1160 1150 के रेट में मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो अगर 150 के आसपास भाव मिले और वहां पर सपोर्ट देखने को मिले, तभी खरीदारी करें, और या तो 1260 रुपए के ऊपर निकल जाए तब खरीदारी। जी, हमारी दो दर्शक हैं, भावना शर्मा जी और ऋषभ रडार जी, दोनों का सवाल एक ही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। एक पूछ रहे हैं कि फ्रेश एंट्री का लेवल क्या होना चाहिए सर? अब तो सर आईपीओ से भी काफ़ी गिर गया जब लिस्टिंग हुई थी वहां से। तो देखिए, क्योंकि प्राइस हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। एक हमारे दर्शक हैं के एस रमेश जी, वो पूछ रहे हैं आरवीएनएल पर। उन्होंने 299 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि करंट प्राइस 423 का है। पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लूं या एग्जिट कर लूं? तो देखिए, मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी अभी कुछ हफ्तों पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था, और इस बार भी अगर आप देखिए तो करीब 5 सेशन हो गए 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर रहा है स्टॉक। मेरे ख्याल से 400 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रहना चाहिए। 399 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बने रहिए। अगर 450 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो साइन होगा कि डबल बॉटम बना है, और फिर आपको करीब 550 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अभी के लिए बने रहने की राय रहेगी, 399 का स्टॉप लॉस लगाना है। जी, हमारे एक दर्शक हैं बॉबी जी, वो पूछ रहे हैं ओएनजीसी के शेयर में क्या करें सर? 315 रुपए के लिए हुए हैं। तो देखिए, अभी तक का स्ट्रक्चर वीक लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम से 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब मीडियम टर्म चार्ट पे एक प्राइस सपोर्ट है, आपने इतना इंतजार किया तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। 235 235 रुपए भी एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो 234 रुपए 234 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। जब उछाल मिले और स्टॉक 265 रुपए के ऊपर निकले, तभी मानिएगा कि शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, और फिर आपको 300 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए 234 रुपए की स्टॉप लॉस है, पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। गौरव राज जी आईओसी पर पूछ रहे हैं। आईओसी गौरव जी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी जस्ट 3-4 सवाल पहले ही हमने डिस्कस किया, आप वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल है सुखदेव सिंह जी का, ये पूछ रहे हैं कि नायका पर क्या करें सर, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, नायका पे फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो वीक है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप मीडियम टर्म चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर भी आपको वीकनेस दिखेगी। शायद आने वाले समय में आपको 150 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो वीक स्ट्रक्चर में एंट्री नहीं करनी है, 150 रुपए पे फिर से रिव्यू करना चाहिए। अगर वहां पर कोई सपोर्ट मिले, रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तभी खरीदारी करें, अदरवाइज ना खरीदारी करें। और या तो ब्रेकआउट जब 185 रुपए के ऊपर देखने को मिले, तब यहाँ पर खरीदारी करें। जी, हमारे एक दर्शक हैं नगानू थंगांग जी, ये पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, आई एम ए बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू वेरी मच नगानू जी। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ये भी बता सकें कि आप कहाँ इंडिया के किस पार्ट से हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इनका सवाल मैं ले लेता हूँ सर। एनआईटी इन्होंने 202 रुपये पर लिए हुए, 3 महीने का व्यू है, क्या करें? तो देखिए, बने रहिए। देखिए, ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एक्चुअली। अगर आप मीडियम टर्म चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और अगर 204 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसका मतलब है इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर 204 रुपए के ऊपर निकला तो उसके ऊपर करीब 50 रुपए और ऐड कर लीजिए, तो 250 से 255 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की कोशिश करनी है, और 164 के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। विनय शर्मा जी का सवाल है एनएमडीसी पर, सर क्या करना है इनको? देखिए, यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं दिखता है। यहाँ पर एक काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जुलाई के मंथ से अगर आप देखिए तो 250 के ऊपर स्टॉक निकल नहीं पा रहा है, और तभी उसी टाइम से अगर आप देखेंगे तो 210 के नीचे फिसलता नहीं है। तो एक रेंज बन गई है एनएमडीसी के लिए। कोई भी डिसीजन लेना हो तो इस रेंज के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ही डिसीजन लेना चाहिए। उससे पहले कोई लॉन्ग या शॉर्ट ना करे। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। 250 रुपए के ऊपर एग्रेसिव होकर खरीदारी करिए,
क्योंकि फिर तो आपको 300 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। जी, प्रवीण आत्रे जी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि सर एसबीआई बाय कर लें क्या इन लेवल्स पर? देखिए, पीएसयू बैंकिंग में एक काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, उसके नीचे जा रहा है, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 750 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और फ्रेश खरीदारी केवल तभी करें जब स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, जो अभी के लिए 820 रुपए है। जी, रमेश सर का सवाल है आईआरएफसी पर। सर इन्होंने आईपीओ अलॉटमेंट ली हुई है 26 रुपए की, पूछ रहे हैं कि 143 रुपए का भाव चल रहा है सर। सर 143 बड़ी अच्छी सी फिगर लगती है, लोग बड़े प्रेमी युगल इसको बड़ा यूज़ करते हैं। इनको इस लेवल पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो देखिए, अभी मैं इस पे कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन एक्चुअली टेक्निकली दिख नहीं रहा है। एक कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। तो शायद कोई भी ट्रेंड पकड़ने के लिए या तो एक ब्रेकआउट 160 रुपए के ऊपर देखने को मिले, तब आप एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो मेरे ख्याल से 130 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 130 रुपए का आंकड़ा स्टॉक ने ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला, तो उसके नीचे करीब 15 से 20 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिल सकता है। आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए और 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं, गणेश जी जुड़े हैं। गणेश सर हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपका ना प्रोग्राम देखता हूँ, लेकिन लाइव नहीं देखता हूँ, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम मैं रोज रात को ना 9 बजे देखता हूँ आपका ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर। मैंने ना EIL के शेयर लिया, ईनीर इंडिया लिमिटेड के। मेरे पास 1140 शेयर है 203 रुपए के भाव से। जी, मुझे रुकना चाहिए या बेच देनी चाहिए? बिल्कुल पूछते हैं। मानस सर, इंजीनियर्स इंडिया 178 रुपये चल रहा है, 203 के लिए हुए हैं सर, रुक जाएं? करीब 20% 10% का लॉस हो रहा है इनको। देखिए, टेक्निकली देखेंगे तो स्ट्रक्चर वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं चार्ट्स पे। स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट एक प्राइस सपोर्ट दिखता है 172 रुपए पे, 172 पे। अगर 172 को सस्टेन कर लेता, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर लेता और कभी भी 200 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब तो आपको करीब 240 या 245 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। मेरी राय में इतना वेट किया तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, 172 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए। 200 रुपए के ऊपर आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं, उसके ऊपर करीब 40 से 50 रुपए का मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। जी, एक हमारी दर्शक हैं लीना देशमुख जी, ये पूछ रही हैं कि MMTC गेल, इन्होंने काफ़ी लंबी लिस्ट दे दी है। मैडम मैं आपके 2 सवाल ले लेता हूं, MMTC गेल या सुजलॉन। सर सुजलॉन पे तो बता ही दीजिए। सुजलॉन पर तो एक विदेशी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 71 रुपये का आई थिंक टारगेट दिया है और काउंटर चल भी रहा है, आज गिरे हुए मार्केट में भी चल रहा है, पिछले 2-3 दिन से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्या करें सर सुजलॉन पर? देखिए, मेरे हिसाब से तो थोड़ा कॉशियस ही रहना चाहिए, क्योंकि करीब 4 दिनों में हमने 54 से 65 रुपीज तक की रैली देख ली और ये रैली एक वीक मार्केट में देखने को मिली है। और अब अगर हम यहां से देखेंगे तो 64 से लेकर 70 रुपए, यहाँ इस रेंज में जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस सब आते हैं, चाहे वो 20 डे मूविंग एवरेज हो, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज हो। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो एक बहुत पास में 62 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 62 का लेवल ब्रेक हो, उसके नीचे जाए तो आपको निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी फिर से अगर करनी है तो 70 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। जी, इन्हीं का सवाल सर MMTC पर भी था और गेल पर भी था। चलिए मैं दोनों ये ले लेता हूँ। MMTC के बारे में बताएं सर, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, MMTC एक वीक स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से यहाँ कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 90 रुपए के ऊपर ही करिए। जहां तक बात गेल की है, गेल भी करेक्ट हुआ है, अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से एक प्राइस सपोर्ट के आसपास आ गया। 173 से लेकर 178 इस रेंज में कुछ मल्टीपल सपोर्ट मीडियम टर्म चार्ट पे दिखते हैं गेल में। और आज अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे रिकवरी भी देखने को मिली है। आई थिंक अगर मीडियम टर्म आउटलुक है तो बने रहिए, 172 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 200 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 200 रुपए के ऊपर निकला तो 225 और 235 के लेवल्स भी आप शायद देख लेंगे। जी, सुमित साहू जी सर सेल पे और आपकी राय जानना चाहते हैं। इनके पास 134 रुपए के हैं, काफ़ी नीचे आ चुका है सर 134 से, तो अब क्या करें सर? तो देखिए, जब अभी मेटल में जब रैली देखने को मिली थी तभी भी स्टॉक ने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, एक छोटा मोटा बाउंस बैक देखने को मिला।
लेकिन फिर से लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनने लगे। देखिए स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन ये भी साथ में मैं मेंशन करूंगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 102 105 की रेंज में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं। 102 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि कभी कोई छाल मिले, छोटा मोटा लॉस हो, छोटा मोटा प्रॉफिट हो, तो यहां से निकल के जो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है इसी क्षेत्र में कुछ सेक्टर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है, वहां पर निवेश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी अंशी, मैं आपका भी सवाल लेता हूं, लेकिन उससे पहले मुकेश कन्वर जी का सवाल ले लेता हूं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एंट्री कब कर सकते हैं सर? तो देखिए जगह तो सही है जहां से गोदरेज प्रॉपर्टी रिवर्स हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक वीक मार्केट में है और अभी तक चार्ट्स पे गोदरेज प्रॉपर्टीज ने कोई साइन रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर वेट करना बेहतर है। जगह सही है, तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आप 2500 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी तभी करें जब कंफर्मेशन चार्ट्स पे देखने को मिले, और वो कंफर्मेशन मिलेगा 2800 रुपए के ऊपर। अगर 2800 रुपए के ऊपर निकला तो मान के चलिएगा कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाए और फिर आपको 3200 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 2800 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे, 2600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3200 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। जी एक जो हमारे दर्शक हैं अंश जी, ये सवाल पूछ रहे हैं ओरिएंटल रेल इंफ्रा पर। सर इनके पास 414 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं और ये शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है, अभी 200 की रेंज में आ चुका है, 224, तो ऑलमोस्ट 50% ये करेक्ट हो गया इनके लिए हुए लेवल से, आधा रह गया। सर क्या करें? ये बीएससी का शेयर है, मैं आपको अगर अमानत सर नहीं मिलता मैं कोड बता दूंगा। नहीं मिल गया, मैंने देख लिया। मैं आपकी वजह से बीएससी की चार्ज रखने लगा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। तो ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो तो वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और एक सपोर्ट था मेरे ख्याल से, वो सपोर्ट का जो स्तर है वो 230 रुपए के आसपास था। तो 230 का लेवल स्टॉक ने ब्रीच किया है। अब देखिए ध्यान रखिए, अगर एक दो दिन ये 230 के नीचे सस्टेन करता है, ट्रेड करने लगे, तो ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है और उस केस में आपको 180 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो कॉशियस रहना चाहिए थोड़ा, और अगर आप 1 से 2 दिन वेट कर लें और ये देख लें कि 230 के नीचे ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, और या उससे पहले कोई बाउंस बैक मिले तो भी मेरे ख्याल से निकलना ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है और खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 280 रुपए के ऊपर निकले। जी एक हमारे दर्शक हैं वो बोल रहे हैं दीपक सरावगी जी की एफआईज की सेलिंग, एलटीसीजी एसटीसीजी ये सब हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। बिल्कुल सर, एफआईज की सेलिंग तो बिल्कुल है। आज एफआईज की सेलिंग पर भी डीप में बात करेंगे कि कहाँ कर रहे हैं वो सेल, क्योंकि लोग अक्सर ये तो सुन लेते हैं कि डेटा तो आ जाता है कि एफआईज ने इतने करोड़ का माल बेचा, इतने करोड़ का बाय डीआईज ने किया, ये सब डेटा हमें मिल जाता है, लेकिन क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी डेटा पर आज बात करूंगा और आराम से आधा घंटे बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा एफआईज कहाँ बाय कर रहे हैं, तो एक उनका जो माइंडसेट है ऐसे मार्केट में भी कहाँ सेल कर रहे हैं और एग्रेसिवली कहाँ सेल कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। तो काफ़ी डीप में डिस्कशन जाएगा आज, आप बने रहे हमारे साथ। आज कुछ एक सवाल और मिल रहे हैं सर, जहाँ पर कि एक हमारी दर्शक हैं ये पूछ रहे हैं कि प्रकाश इंडस्ट्रीज, इसमें क्या करना चाहिए सर? ये 160 65-70 के बीच में आ गया आई थिंक। तो देखिए यहाँ पर एक इनवर्स सडन शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि एक्चुअली देखेंगे तो स्टॉक के लिए रिवर्सल के साइन दिखाता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 180 रुपए का ब्रेक होना जरूरी है। अगर 180 रुपए के ऊपर निकला तब तो आपको वापस 210 220 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये फेल हुआ, ये पैटर्न फेल हुआ और स्टॉक वापस 150 रुपए के नीचे चला गया, उसके नीचे ट्रेड करने लगा, तो उसके नीचे आपको 20 से 22 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिल जाएगा। तो कॉशियस रहिए, 149 का स्टॉप लॉस लगाइए और एग्रेसिव होकर 180 रुपए के ऊपर और खरीदारी करिए। जी एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कोपरान करके एक शेयर होता है सर, उस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। तो देखिए कोपरान में जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है, क्योंकि पिछले करीब 10 दिनों में स्टॉक 320 से लेकर 200 रुपए तक फिसल गया, और इस गिरावट में जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं वो तो स्टॉक ने ब्रेक किया है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब ये है कि शायद यहाँ पर वीकनेस बनी रहेगी, कभी कोई उछाल मिलेगा तो भी शायद आपको हाई लेवल पे स्टॉक को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल दिखेगा। तो मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 260 रुपए के ऊपर ही करनी है। जी इस बीच एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, दीपक नागर जी हैं अलवर से। नागर साहब नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल।
सर मेरा क्वेश्चन यूनो मिंडा पे था। जी मेरे पास 200 शेयर हैं, एवरेज प्राइस है सर मेरे 1088 की। ओके सर, कितना रख सकते हैं आज इसको? थोड़ा नहीं सर, मेरा तो 3 मंथ पहले से लिया हुआ है, लेकिन आज थोड़ा मूवमेंट है इसमें और ऑलमोस्ट करीब करीब आ चुका है ये वाला भाव, तो मैंने कहा रुके रहना है, सेल करके एग्जिट कर ले। बिल्कुल 1088 के लिए हुए हैं और आज गिरे हुए मार्केट में 0.4% ऊपर 1080 के आसपास चल रहा है। मानस सर, कैसे क्या करें इस काउंटर पर? देखिए, पैटर्न तो पॉजिटिव है। स्टॉक ने अभी करीब 2 या 3 हफ्ते पहले ही 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। फिर करीब मेरे ख्याल से 3 दिन पहले स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। तो ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। वहां पर काफी बढ़िया वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं पिछले करीब अगर 4-5 सेशन अगर आप देखेंगे तो आई थिंक स्टॉक तैयार है अपने पिछले हाई जो कि 1250 उसको टेस्ट करने के लिए। एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, या तो कभी कोई गिरावट मिले तो आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 974 के नीचे लगा के खरीदारी की जा सकती है और 1250 के टारगेट सेट किया जा सकता है। सारांश जी का सवाल है, सर मुझे तो 1.5 लाख से ऊपर का लॉस हो रहा है। पीएनबी इन्होंने 121 के लिए हुए हैं, अदानी पोर्ट 1600 के, अदानी पावर 710 के। ये व्यू 1 साल का है। विवेक सर, अब तो गौ माता के साथ बुल की सेवा भी करनी चालू कर दी है। बिल्कुल सारांश जी, देखिए आप अपना लॉस बता रहे हैं सर। जो लोग अपने पोर्टफोलियोज को रोज़ देखते हैं, लॉस सभी के हैं। अब आपकी जितना परसेंट में आप अपना लॉस देखिए कि 10% हो रहा है, 20% हो रहा है, सर सभी के हैं। कोई हिंदुस्तान में शायद ही कोई बिरला निवेशक होगा जिसके इस समय पोर्टफोलियो डाउन नहीं है 10-20%। तो ये आप देख लीजिए। लेकिन मैं आपके सवाल जरूर ले लेता हूं सर। पीएनबी 121 का है, क्या करना है? तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर पीएसयू क्षेत्र में बैंकिंग स्पेस में कहीं पर खरीदारी करनी है तो वो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को देख सकते हैं, लेकिन आज वहां भी मेरा तो कॉन्फिडेंस लूज हुआ क्योंकि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई भी सही स्टॉक पीएसयू बैंकिंग में है नहीं चार्ट्स पे। आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा, खरीदारी नया करना करें और कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें। जी, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर पर क्या करें सर? देखिए, अब आज तो न्यूज है तो आज तो टेक्निकली कमेंट करना मुश्किल है, और अगर इसी तरह की लॉन्ग टर्म सपोर्ट, सर कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट जहां पर आपको लगता है कि इस लेवल के नीचे तो नहीं आना चाहिए, चाहे न्यूज कुछ भी हो? नहीं, देखिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। मार्केट में तो कोई भी लेवल आ सकता है, लेकिन 200 वीक मूविंग एवरेज पे ध्यान दीजिए अदानी पोर्ट्स के, जो कि 950 रुपए के आसपास है। तो जब भी कोई एक हैवी वेट स्टॉक होता है तो हमने हमेशा देखा है कि अगर बड़ी गिरावट देखने को मिले तो 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट जरूर लेता है। मेरे ख्याल से 950 रुपए का वो स्तर ध्यान रखिए। अगर वहां पर आए और वहां पर कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले तभी खरीदारी करें। आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले और 1150 से 1200 की रेंज में स्टॉक आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 1350 के ऊपर ही करनी है। जी, साबिया सईद जी का सवाल है, इनके कोल इंडिया और आईआरबी इंफ्रा, दो सवाल मैं ले लेता हूं। कोल इंडिया सर इन्होंने 447 के लिए हुए हैं और आईआरबी इंफ्रा इन्होंने 58 रुपये के लिए हुए हैं। ये पूछ रही है कि किस में एवरेज करें, फास्ट रिकवरी किस में आएगी सर इन लेवल्स से? देखिए, दोनों स्टॉक के चार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, उतनी ही वीकनेस है, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि रिवर्सल पहले किस में देखने को मिलेगा और या रिकवरी फास्ट किस में होगी। मैं आपको लेवल्स बता देता हूं जहां पर सपोर्ट है। तो आईआरबी इंफ्रा की जहां तक बात है वहां पर जो सपोर्ट है वो 40 रुपीज के आसपास है, तो 39 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक आपने बताया था कोल इंडिया का, यहां पर अगर हम देखें तो जो सपोर्ट है वो 380 रुपए के आसपास है, तो उसके नीचे आपको सपोर्ट वही स्टॉप लॉस लगाना है अगर आप पोजीशन में बने रहना चाहते हैं। हालांकि दोनों का स्ट्रक्चर वीक है और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें और दोनों स्टॉक में एंट्री तभी करें जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकले। जी, एक हमारे दर्शक हैं कुशल प्रजापति जी, काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं। सिगाल इंडिया इन्होंने 410 रुपये की बाइंग की हुई है सर, 315 रुपये आ चुका है। आई थिंक इसका हाल में ही आईपीओ आया था। 100 रुपये नीचे इनकी बाइंग प्राइस से चल रहा है सर, क्या करना है अब इनको? नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूं सर। मैं स्पेलिंग बता देता हूं, CEIGALL।
ओके, ये नई लिस्टिंग है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, मैं सर आईपीओ बिल्कुल। हाल में ही आया था। जी, जी तो देखिए डेटा बहुत ज्यादा कम है, बट फिर भी जो कल का कैंडल है वो तो बता रहा है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, शायद 355 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो आप बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए 304 रुपए का। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, आने वाले 3 से 4 दिनों का। उससे ज्यादा का व्यू देना मेरे लिए मुश्किल है चार्ट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है नहीं। जी, काफ़ी सारे दर्शक बजाज हाउसिंग पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। बजाज हाउसिंग हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो आप पीछे जाकर वीडियो में देख लें कि बजाज हाउसिंग पर क्या व्यू है। आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर? तो देखिए, एक बाय एक सेल रिकमेंडेशन है। पहला तो नेस्ले एल्यूमिनियम पे खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे। तो नैल्को में खरीदारी की जा सकती है 245 के स्टॉप लॉस से 262 रुपए, 262 के टारगेट के लिए। बिकवाली करने का ट्रेड लेना है मन्नापुरम में, जहां पर स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 152 था उसको ब्रेक किया, उसके नीचे गया है। तो मन्नापुरम में बिकवाली करेंगे, 154 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 140 140 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। जी, तो ये दो कॉल जो मानस सर ने दी हैं मन्नापुरम और साथ ही अगर देखें तो सर मन्नापुरम में क्या टारगेट आपने बताए टारगेट्स? देखिए, मन्नापुरम में 140 का टारगेट है, 154 का स्टॉप लॉस है। बिल्कुल, तो ये काउंटर जहाँ पर कि सर की एक रिकमेंडेशन और साथ ही सर ने एक और कॉल बताया उस पर भी सर ने टारगेट स्टॉप लॉसेस लिए हैं। लेकिन मानस सर, एक सवाल मैं चलते चलते आपसे ले लेता हूँ सर। आज निफ्टी कहाँ सपोर्ट लेगी आज का पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि जो घटनाक्रम होना था रशिया यूक्रेन फिलहाल तो हो गया। अगर हम भगवान से दुआ करेंगे कि अब 3:30 बजे तक कोई रशिया यूक्रेन से कोई खबर नहीं आनी चाहिए, और जो ग्लोबल मार्केट की और जो इंडियन मार्केट की जो भी खबर आनी थी वो आ गई। तो देखिए, मेरे ख्याल से आज क्योंकि एक्सपायरी है, तो अगर हम एक्सपायरी के डेटा के हिसाब से चेक करें तो जो लेवल आता है क्लोजिंग का, वो आता है मेरे ख्याल से जो क्लोजिंग होगी वो 23,000 से लेकर 23,350 इसी रेंज में हो जाएगी। तो आज क्योंकि एक्सपायरी है तो शायद ज्यादा वोलेटिलिटी ना देखने को मिले, इसी रेंज में 350 और 300 की रेंज में ही निफ्टी क्लोज हो जाए। उसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा हो सकता है कि अगर स्टॉक निफ्टी 250 रुपए के नीचे फिसले तो वहां पर बिकवाली बढ़ सकती है, बिल्कुल से ट्रिगर हो सकता है, और उस ट्रिगर में आपको 200 रुपए नीचे तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। कोई भी ट्रेड लीजिए तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। अभी तक के डेटा और पैटर्न चार्ट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि आज एक्सपायरी 23,300 से 23,350 की रेंज में होगी। बिल्कुल मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपने जो हमारे दर्शक हैं आज क्रूशल डे पर उनका मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अब हमारे साथ एसबीआई कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर सनी अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं। सनी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूं सर, लेकिन जो हमारे साथ जनता है वो थोड़ी सी परेशान चल रही है और काफ़ी सभी के पोर्टफोलियो में लॉस है। सर कुछ ऐसा बता दीजिए, कुछ राहत की कोई लाइन की 2 महीने 4 महीने 6 महीने कब ये हालात सुधरेंगे सर? आई थिंक मैं इसको दो एस्पेक्ट में मैं कवर करना चाहूंगा। एक है कि वैल्यूएशन और ग्रोथ आउटलुक के पर्सपेक्टिव से तो मुझे लगता है कि जिस तरह से करेक्शन हुआ है, अब कहीं ना कहीं थोड़े वैल्यूएशन जो एक फ्रॉथ हो गया था कुछ सर्टन पॉकेट्स में, या आप ओवरऑल निफ्टी की भी बात करें तो मुझे लगता है कि कंफर्ट बैंड में अब वैल्यूएशन कहीं ना कहीं आ चुके हैं। और दूसरी रही लिक्विडिटी की बात, तो डेफिनेटली जब तक सेलिंग प्रेशर जो है जो बड़े इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वहां से कहीं कम नहीं होगा, तब तक थोड़ी सी दिक्कत की बात तो रहेगी। बट हालांकि एक अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास लिक्विडिटी काफी अच्छी है, उसके चलते सेलिंग हम देख रहे हैं कि एब्जॉर्ब हो रही है। एंड एट द सेम टाइम एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो मुझे लगता है कि जब भी मार्केट स्टेबिलाईज होगा और फिर से तेजी की ओर जाएगा, तो एक सेक्टर रोटेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत सही समय है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत आपने ऊंचे वैल्यूएशन में ले लिए थे, या जिनकी फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, किसी के बोलने पर आपने ले लिए। तो दिस इज अ टाइम जहाँ क्वालिटी स्टॉक जो है उनमें भी हमने प्राइस करेक्शन देखा है। तो आप अपने स्टॉक से स्विच होकर जो बेहतर कंपनीज हैं, रिलेटिवली लार्जर मिड कैप कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज, वहां स्विच कर ले, ताकि जब भी मार्केट रिकवर होगा आपका जो पोर्टफोलियो में है रिटर्न वहां से बनना स्टार्ट हो जाएगा।
तो आई थिंक इट्स अ टाइम टू क्लीन द पोर्टफोलियो एंड शिफ्ट टुवर्ड द क्वालिटी नेम, क्योंकि पिछले 3-4 साल की जो रैली थी, वन साइड एक तरफा रैली थी, मुझे नहीं लगता है कि वैसे कुछ ट्रेंड हम अगले 3 से 6 महीने में देखेंगे। आई थिंक इट्स अ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट, स्टॉक पिकर्स मार्केट है ये। तो जो क्वालिटी कंपनीज हैं जहाँ नतीजे काफी अच्छे आए, और आई थिंक इसकी सूची डेफिनेटली आपने भी आपके चैनल पर डिस्कस की होगी कि कौन से कंपनीज हैं उनके नतीजे अच्छे आए। तो वो कंपनीज में मैं सजेस्ट करूंगा कि पोर्टफोलियो चयन कर लीजिए। बिल्कुल। एक दो सवाल लेता हूं, फिर मैं स्टॉक एक्सरे की तरफ चलता हूं। सर नागराज जी काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं। टाटा पावर 470 के लिए हूं और HFCL 129 के, सर क्या करें? अगेन रही टाटा पावर की बात, तो हालांकि स्टॉक में इनके लिए हुए बहुत से अच्छा करेक्शन हो गए, बट मैं चार्ट देख रहा था, जस्ट आई एम ट्राइंग टू जो टेक्नो फंडा व्यू। तो 200 डे डीए में तकरीबन 410 के आसपास है, और उसी के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ स्टेबलाइज होना चाहिए। और अगर मैं फेयर वैल्यू की बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगले अगर 12 महीने का व्यू है तो तकरीबन 480-500 का इसका फेयर वैल्यू रहेगा टाटा पावर का। बट अगर थोड़ा सा लंबा होराइजन लेते हैं तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इट्स अ कॉम्बो ऑफ एंटायर थर्मल रिन्यूएबल एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कॉम्बो है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। और जिस तरह से पावर में कैपेसिटी एडिशन हम अगले 3 से 5 सालों में आते देखेंगे, टाटा पावर डेफिनेटली उसका एक वन ऑफ द की बेनिफिशियरी रहेगा। तो इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक, मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए ये स्टॉक में टाटा पावर में। जी। और HFCL सर 129 के लिए हुए हैं इन्होंने। रही HFCL की बात, अगेन यहाँ भी मुझे लगता है कि बने रहने की राय रहेगी। काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने ऑफलेट पेश किए हैं, और रिसेंटली जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, स्पेशली ऑन फाइबर ऑप्टिक साइड, मुझे लगता है कि एक की बेनिफिशियरी रहेगी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। अगेन बने रहने की राय रहेगी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में। बिल्कुल, तो फ्यूचर अच्छा है और फ्यूचर में आ भी रहा है ये शेयर 29 नवंबर से 8 दिन बाद, तो ठीक ठाक फ्यूचर है, तो बने रहें सर। लास्ट सवाल सर जो कि मैं लेना चाहूँगा, एक हमारे दर्शक हैं सतबीर लांबा जी, वो पूछ रहे हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में क्या करें, 85 की बाइंग है इनकी। आई थिंक ऑल कार्गो को वैसे तो हम बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बट अगर मैं इनके नतीजे देखूं तो थोड़े से मुझे लगता है कि म्यूटेड काइंड ऑफ नंबर्स हम देख रहे हैं। काइंड ऑफ 3 से 4% के बीटा मार्जिन कंपनी पेश कर रही है। एट द सेम टाइम अगर पीबीटी देखें तो 10-15 करोड़ का पीबीटी कंपनी ने पेश किया हुआ है। ये देख के लगता है कि थोड़ा सा वीक साइड पर कंपनी की जो अर्निंग्स है वो चल रही है। आई थिंक सेल ऑन राइस की रिकमेंडेशन रहेगी अल्कार्गो में। और अगर लॉजिस्टिक में किसी को प्ले करना है तो मुझे लगता है कि इससे दूसरी जो बेहतर कंपनीज हैं, जैसे पीएसयू में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसी कुछ कंपनीज को डेफिनेटली देख सकते हैं।